फ्रेंड्स, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स तक हमने डिस्कस कर लिए हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम सी शार्प की मैथ क्लास को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस की, तो मैथ क्लास को भी यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस सारे को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्लियर स्क्रीन हो जाए। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि हमने कंसोल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट कराना होता है। द सी sharp math class has many methods that allows you to perform mathematical task on नंबर्स के ऊपर मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैक्स मिन, मैक्सिमम नंबर निकालना, मिनिमम नंबर निकालना, इस तरह के जो नंबर्स निकालने के लिए कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और इस तरह के एब्सोल्यूट नंबर को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करना, होल नंबर में कन्वर्ट करना, ये सारे के सारे जो नंबर्स के ऊपर मैथमेटिकल जो टास्क परफॉर्म हो सकते हैं वो किसके थ्रू, वो मेथड्स के थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं, जो कि मेथड्स किस में डिफाइन है, मैथ क्लास, जो सी शार्प की मैथ क्लास है उसमें ये तमाम के तमाम मेथड्स डिफाइन है। जैसे कि मैं लिखता हूँ मैथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मुझे शो हो गई है मैथ डॉट मैक्स। ये देखें, ये सारे के सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, एब्सोल्यूट, ए कॉस, ए साइन, ए टेन, इस तरह के डिफरेंट हैं। जैसे कि अब मैं मैक्सिमम मैक्स में करता हूँ तो मैथ मैक्स, तो मैक्स क्या करता है, ये दो आर्गूमेंट्स लेता है, हमारे से दो पैरामीटर्स लेता है। एक हमसे ये पैरामीटर लेता है कि हमने सपोज कर लें हमारे पास एक वैल्यू एक्स है और एक वैल्यू वाई है, तो इन दोनों के दरमियान में हम ऊपर एक डिफाइन कर लेते हैं एक वैल्यू, सपोज इसको हम मैक्स कर लेते हैं, मैथ मैक्स, और 5,10 दो वैल्यूज हम ले लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में ये क्या बताएगा हमें, 5 और 10, इन दोनों वैल्यू के दरमियान में हमें ये शो करा देगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। वेरिएबल्स के ऊपर हम बाद में इस मैक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। पहले हम मैथ के मैक्स फंक्शन को कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि ये आप देख सकते हैं 5 और 10, ये दो कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि जो मैथ मिन का भी फंक्शन है, जो कि हमें क्या बताता है, दो वैल्यूज़ के दरमियान जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो हमें बताता है। इस तरह जो मैथ मैक्स है वो क्या बताता है हमें, मैक्सिमम। अब अगर मैं इसको कंसोल के ऊपर इसी को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसने मुझे क्या आउटपुट पे 10 दे दिया है, क्योंकि इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 10 वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मिन कर देता हूँ तो दोनों के दरमियान में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान मिनिमम वैल्यू क्या थी, 5 थी। इस तरह के ऑपरेशंस जो मैथ क्लास है हमारे सी शार्प में, उसमें इस तरह के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप नंबर्स और वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो डिफाइन है। जैसे कि अब मैं एक और स्क्वायर रूट का फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू उसके इनपुट की जाएगी उसके पैरामीटर के तौर पे, तो क्या है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये सबसे पहले। और यहाँ पे अगर हम 64 का स्क्वायर रूट लें तो इसको हमें 64 का स्क्वायर रूट रिटर्न करना चाहिए। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 8, 64 का स्क्वायर रूट 8 है, तो वो हमें स्क्वायर रूट रिटर्न कर रहा है। एक और फंक्शन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ABS, एब्सोल्यूट एक्स। इसमें जो भी एक ही पैरामीटर लेता है, ABS एब्सोल्यूट, ये भी एक ही पैरामीटर लेता है, और इसमें ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमें एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। जो भी हमने इसमें पैरामीटर दिया होगा उस पैरामीटर की जो एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू बन रही होगी वो हमें रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, -4.7 मैंने इसमें इनपुट कर दिया, तो ये मुझे क्या, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4.7, पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू 4.7 रिटर्न करेगा। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसने मुझे 4.7 जो एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू इसकी बन रही थी वो रिटर्न कर दिया। इसी तरह मजीद मैथ डॉट राउंड, ये क्या करता है, मैथ डॉट राउंड का फंक्शन ये करता है कि जो नियरेस्ट होल नंबर बन रहा होता है, जो पैरामीटर हम इसमें देते हैं उसका अगर वो होल नंबर में नहीं है तो उसका जो नियरेस्ट होल नंबर बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको राउंड को यूज़ करूं और राउंड में एक पैरामीटर में देता हूं 9.99, तो इसका नियरेस्ट जो होल नंबर बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 10।
तो ये इसको क्या कर देगा 10 में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको स्टार्ट रन करके देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो नियरेस्ट होल नंबर 10 बन रहा था उसने इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब अगर मैंने 9.4 लिखा हो तो फिर ये क्या करेगा। सो 9.4 है, अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका अब क्योंकि 9.49 के ज्यादा क्लोज था तो इसने जो इसका मैथ डॉट राउंड ने जो इसका क्लोज बनाया है वो 9 बनाया, तो जो 9.4 क्लोज होल नंबर था उसके 9, तो इसने राउंड ने 9 में उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसी तरह अब क्या है, अब हमने देख लिया मैथ के ये कुछ फंक्शंस थे जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं यूजली, तो इनको हमारा डिस्कस करना ज़रूरी था। हमने कौन कौन सा फंक्शन डिस्कस किया, हमने किया है मैथ क्लास का, मैथ क्लास के फंक्शन कौन से, मैक्स को, हमने मैथ क्लास के मैक्स फंक्शन को डिस्कस किया है, मेन फंक्शन को डिस्कस किया है, एब्सोल्यूट फंक्शन को डिस्कस किया है, राउंड फंक्शन को डिस्कस किया है। ओके, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को डिस्कस किया है। सो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि हमारी मैथ क्लास में जो कि C# में डिफाइन है, उसमें C# में जो मैथ क्लास है उसमें ये इस तरह के फंक्शंस, ये कुछ ये जस्ट हमने 5 फंक्शंस डिस्कस किए हैं। मैथ जो क्लास है इसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन हैं। ओके, सो मैक्सिमम क्या है, ये 2 पैरामीटर लेता है और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देता है। सपोज x और y ये 2 वेरिएबल्स लेगा और इसमें से जो मैक्सिमम जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। मेन भी हमारे पास 2 पैरामीटर्स लेगा और इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। एब्सोल्यूट 1 पैरामीटर लेगा और सपोज x वो पैरामीटर लेता है और उसकी जो पॉजिटिव होल नंबर बन रहा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। राउंड भी क्या करता है, राउंड जो नियरेस्ट उसको होल नंबर मिलता है, जो वैल्यू आप x की जो भी वैल्यू होगी वो इसमें पुट करेंगे तो जो इसके नियरेस्ट होल नंबर होगा उसमें ये उसको कन्वर्ट करके वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और स्क्वायर रूट जो भी वैल्यू एक ही पैरामीटर लेता है और जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट निकाल के हमें रिटर्न कर देता है। ये वैल्यूज़, ये जो मैंने मैथ्स के क्लास के जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं, ये हमने कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ के ऊपर, जो वैल्यूज़ हमने खुद से प्रोवाइड किए हैं ये उनके ऊपर परफॉर्म किए हैं। ये जो मैथ का ये जो फंक्शंस हैं इनको आप वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैं इसको ये जो हमारे पास 9.4 है इसको मैं डबल वेरिएबल में ले लेता हूं, तो डबल और माय डबल नम। ओके, अब वो क्या है, मैं ले लेता हूं 9.4, ये मेरा एक डबल नम है जो कि मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ था। सो अब मैं इसको रिप्लेस करता हूं और यहां पे मैं लिख लेता हूं माय डबल नम, तो ये रिजल्ट अब वेरिएबल्स के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और मुझे 9 वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इसको मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 9 वैल्यू रिटर्न कर दी है। सो ये कुछ मैथ क्लास के वाले से बताना ज़रूरी था क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स को और ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ऑपरेटर्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे और अर्थमेटिक ऑपरेशंस और इन सारी चीज़ों को, तो मैथ क्लास को भी हमने डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं और स्ट्रिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स क्या हैं कि जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये टेक्स्ट को स्टोरिंग करने के लिए यूज होती हैं। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है कि हम इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स। हम डबल कोट्स में रखते हैं जो भी वेरिएबल होता है स्ट्रिंग का, उसको वो क्या होल्ड करता है, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स होल्ड करता है जो कि डबल कोट्स के अंदर बंद हुए होते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग का क्रिएट करता हूं और उसको हेलो असाइन करता हूं, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं, मैं कहता हूं स्ट्रिंग और आगे एक मैं वेरिएबल ग्रेटिंग का क्रिएट कर लेता हूं। ओके, और इसको मैं वैल्यू क्या असाइन कर देता हूं, हेलो। सो ये क्या है, इसमें ये बंच ऑफ कैरेक्टर्स हैं। H एक कैरेक्टर है, E एक कैरेक्टर है, डबल L एक कैरेक्टर है, फिर L एक कैरेक्टर है, फिर O। सो ये बंच ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो हम यूज करते हैं। सो स्ट्रिंग वेरिएबल्स में हम वर्ड्स भी लिख सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स को भी, मैनी वर्ड्स को ये होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा और उसको मैं greeting2 का नाम दे देता हूँ और इसमें मैं क्या स्टोर करा लेता हूँ, नाइस टू मीट यू। ओके, तो नाइस टू मीट यू ये मैंने इसमें, तो ये आप देख सकते हैं नाइस एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, मीट एक वर्ड है और यू एक वर्ड है। सो ये क्या है, आप
करेक्टर्स भी ये होल्ड कर सकता है, बंच ऑफ करेक्टर्स, और बंच ऑफ वर्ड्स को भी ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये होल्ड कर सकता है। जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है का वेरिएबल है वो अपने अंदर मल्टीपल वर्ड्स भी होल्ड कर सकता है और मल्टीपल करेक्टर्स भी होल्ड कर सकता है। अब स्ट्रिंग की लेंथ, अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो सी हैश है में स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग डाटा टाइप लिखी हुई है, इसके हवाले से आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि स्ट्रिंग ये जो डाटा टाइप है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है विच क्या कंटेन करता है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स को ये होल्ड करता है। ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लाजमी बात है किसी न किसी क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने अंदर क्या होल्ड करता है, कुछ मेथड्स और कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है जिनको हम अपने ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर हम उनको परफॉर्म करते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमें लेंथ निकालनी है इसकी या ये जो ग्रेटिंग वाला हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसमें आगे जो स्ट्रिंग दिया है उन्हें अगर उसकी लेंथ निकालनी है, अगर हमने उसकी, तो हम लेंथ की प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। ओके, सो लेंथ की प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, अब इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देख लेते हैं। सपोज कर लें मेरे पास ये नाइस टू मीट यू, हमारे पास एक इसकी हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो वो मैं लेंथ किस तरह से निकालूंगा, मैं करूंगा कंसोल के ऊपर हम राइट लाइन करते हैं और सिंपल क्या करते हैं, हम कहते हैं द लेंथ ऑफ ग्रेटिंग्स टू स्ट्रिंग, इसको डबल कोट्स में रखते हैं हम, दी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग टू स्ट्रिंग इज, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, प्लस जैसे कि हमने पीछे बताया था कॉन्कैटिनेट। और अब हमने क्या करना है, अब मैंने बताया है कि ये क्या है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज डिफाइन है। तो मैं अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूं, लेंथ की प्रॉपर्टी। सो मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटिंग टू डॉट लेंथ। ओके, जैसे ही मैं ग्रेटिंग टू डॉट लेंथ लिखूंगा तो ये क्या ये मुझे इसकी लेंथ रिटर्न करेगा। ये ग्रेटिंग टू के आगे जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि इस वेरिएबल में सेव है वो मुझे उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। तो इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ग्रेटिंग टू है हमारे पास, उसके करेक्टर्स की हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है। ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया है और एंड तक गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कंटिन्यू टू 17। सो ये टोटल क्या है, ये इसने 1 बाय 1 करेक्टर्स को रीड किया है और लेंथ हमें ग्रेटिंग टू स्ट्रिंग की 17 निकाल के दे दी है। ओके, इसमें ये जो स्पेसिस हैं, ये स्पेसिस भी काउंट होती हैं क्योंकि स्पेसिस भी करेक्टर के तौर पे काम करती हैं, एक करेक्टर स्पेस भी, तो ये भी इसमें काउंट होगी और ग्रेटिंग टू की लेंथ हमें आउट हो जाएगी। ओके, अब इसके अलावा अब हमने इस प्रॉपर्टी को, लेंथ की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। कुछ मेथड्स भी हैं इसमें, जैसे कि मैंने बताया कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हमने ये जो नाइस टू मीट यू स्ट्रिंग है, इसको अगर हमने अपर केस में इसको करना है, सारे टेक्स्ट को हमने अपर केस में करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम एक मेथड यूज़ करेंगे जो कि इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का है। तो वो हम क्या करेंगे, टू अपर, टू लोअर और टू अपर, ये दोनों मेथड्स हैं। तो पहले हम टू अपर को यूज कर लेते हैं। टू अपर, तो ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा अपर स्ट्रिंग में। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि ये इजीली हमें रीडेबल हो जाए। सो हमारे पास क्या हुआ है, हमने द लेंथ ऑफ द, इसको खत्म कर देते हैं, इस सारे को खत्म कर देते हैं, यहां से इसको पीछे ले आते हैं। तो यहां पे हमें क्या, इसको अपर केस में रिटर्न करेगा, तो हम ग्रेटिंग टू को अपर केस में रिटर्न करके देखते हैं कि ये क्या हमें रिजल्ट आउट करता है। सो आप देख सकते हैं कि नाइस टू मीट यू अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, इसी तरह अगर हमने इसको लोअर केस में करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, टू लोअर। ओके, अब हम इसको टू लोअर में करके, तो ये सारे के सारे को लोअर केस में रिटर्न कर देगा। ओके, अब देख सकते हैं नाइस टू मीट यू सारे का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। सो ये डिफरेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं जो इस वेरिएबल में टेक्स्ट सेव हुआ होगा उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 देखी हैं, एक हमने क्या देखा है, मेथड्स देखे हैं 2, टू लोअर और टू अपर, ये 2 मेथड्स देखे हैं, और एक हमने प्रॉपर्टी लेंथ देखी है जिसके ज़रिए हमने उस स्ट्रिंग की या उस टेक्स्ट की लेंथ मालूम की है। ओके, अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को, जिसको हमने पीछे भी देखते रहे हैं। सो हमने जो प्लस का ऑपरेटर है, हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए।
ओके, ये जो हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करते हैं इसको क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन। सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं फर्स्ट नेम, और ये स्ट्रिंग हमारे पास किस टाइप की है, हम नाम लिख लेते हैं साकिब, और एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं लास्ट नेम और इसमें हम नाम देते हैं कयूम। ओके, सो अब हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो हम कॉन्कैटिनेट सिंपल बहुत सिंपल है, हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं नेम। ओके, और इसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। सो हमारे पास ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हुई है आपस में, और यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या है, नेम में रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डालूंगा तो ये दोनों जो टेक्स्ट हैं ये आपस में बिल्कुल जुड़ जाएंगे, तो हमें एक स्पेस यहाँ पे डालनी ज़रूरी है। हम इस चीज़ को अवॉइड, ये जो चीज़ है अगर हम स्पेस को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि हमें ये डालनी ना पड़े, वो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। सो फिलहाल हम इसको अब प्रिंट करा के कंसोल के ऊपर नेम को प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में नेम वेरिएबल को पास कर देता हूँ और मैं इसको रन कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या हुआ है, साकिब कयूम प्रिंट हो गया है। अब ये जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया, इस स्पेस को हम ख़त्म करके बताएंगे कि ये स्पेस आपको डालनी ना पड़े, ये डायरेक्टली जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर इंसान भूल जाता है स्पेस को डालना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम अगले अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये हम किस तरह से ये इस चीज़ को, मसले को ख़त्म कर सकते हैं। सो अब अगली चीज़ है हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि कॉन्कैट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अगर प्लस नहीं यूज़ करना, ये प्लस ऑपरेटर नहीं यूज़ करना, तो हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट, स्ट्रिंग में एक और मेथड डिफाइन है जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, उसमें जो स्ट्रिंग क्लास है उसमें एक और मेथड है कॉन्कैट, जिसको हम उसके ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्कैट का फंक्शन मेथड यूज़ करेंगे, या फंक्शन कह सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। वो भी सेम है, वो हम किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे इसी स्ट्रिंग, ये जो नेम है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्कैट के फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आ गया, जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही होल्ड करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को। तो हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं और कॉन्कैट, ये आपके सामने कॉन्कैट का फंक्शन आ गया है, कॉन्कैट का फंक्शन। और इसके अंदर हमने जिन दो पैरामीटर या जितनी भी वैल्यूज़ जिनको हमने आपस में कॉन्कैटिनेट करना होता है वो इसके पैरामीटर के तौर पे हम दे देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट नेम और हमारे पास क्या है, दूसरी लास्ट नेम। ओके, सो ये क्या करेगा, इन दोनों नेम्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करेगा और हमें क्या, रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ओके, सो मैं दोबारा से इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखता हूँ कि ये ओके काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आप देख सकते हैं साकिब कयूम ये कॉन्कैटिनेट हुआ है आपस में और कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे जो हमने पहले ऑपरेटर देखा था जो कि क्या था, प्लस का ऑपरेटर था, जो कि मैंने ये पीछे डिफाइन किया था। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो मैं सारे को रिमूव कर देता हूं, और ये जो हमने ऑपरेटर डिफाइन किया था प्लस का, ये क्या कर रहा था कि ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर रहा था। ओके, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर रहा था, लेकिन ये जब दो स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे उस टाइम दो स्ट्रिंग्स को ये आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। लेकिन ये ही प्लस का ऑपरेटर जब आप दो नंबर्स के दरमियान में परफॉर्म कर रहे होंगे तो फिर ये क्या करेगा, उन दोनों को आपस में ऐड करके उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमें रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ इंटीजर टाइप के x, और उसकी वैल्यू में कर देता हूँ 10, और एक वेरिएबल में ले लेता हूँ y और उसकी वैल्यू में कर देता हूँ 20। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं इंट z, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, x प्लस y कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या है कि, और इसके ऊपर हम प्रिंट कराते हैं z को। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये मुझे वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 30। इसने क्या किया, दो नंबर्स को आपस में ऐड किया है और उसके बाद मुझे रिजल्ट क्या रिटर्न किया है, 30 रिजल्ट रिटर्न किया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि जब ये ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में परफॉर्म हो रहा होगा तो ये उन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करेगा, उनको आपस में कंबाइन करेगा। लेकिन जब ये ऑपरेटर दो नंबर्स के दरमियान में परफॉर्म हो रहा होगा कॉन्कैट, तो फिर ये कॉन्कैटिनेशन नहीं करेगा बल्कि उन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेगा, और ऐड करके जो रिजल्ट बनेगा वो हमें रिटर्न करेगा। ओके, सो अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को करना हो कॉन्कैटिनेट, सपोज कर लें मैं इसको क्या करता हूँ कि इसी x को क्या कर देता हूँ, मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, और y को मैं क्या कर देता हूँ, वो भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और z भी क्या है मेरे पास, क्या है, z भी एक स्ट्रिंग टाइप है। तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, डबल कोट्स में मैं क्या कर देता हूँ, 10 लिख लेता हूँ, और डबल कोट्स में मैं क्या लिख लेता हूँ, 20 लिख लेता हूँ। अब इसलिए क्या करेगा, मुझे ये 10
20 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग के, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो इन दोनों को ये क्या कर देता है, ये ऑपरेटर कॉन्कैटिनेट करेगा। तो मैं इस रिजल्ट को देख लेता हूँ क्या आएगा मेरे पास। तो आप देख सकते हैं 10-20 मेरे पास रिजल्ट आया है। इसने क्या किया है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट किया और 10-20 मुझे रिजल्ट रिटर्न कर दिया है। तो ये चीज़ प्लस ऑपरेटर के हवाले से क्लियर करना ज़रूरी थी। तो ये उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हमने जो ये मैं कह रहा था आपसे कि ये जो स्पेस है इसका इशू रिजॉल्व करना है, ये स्पेस ना हमें बार बार देनी पड़े, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है, मैं इसको ज़रा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को डिस्कस कर लें। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन अनदर ऑप्शन ऑफ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, इसमें क्या होता है कि जो विच सब्स्टिट्यूट्स वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जो सब्स्टिट्यूट करता है वैल्यूज, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, जहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, ये दो वैल्यूज, ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है जो प्लेस्ड होल्डर्स में, प्लेस होल्डर्स जो हमने यूज किए होते हैं स्ट्रिंग में। अभी मैं बताता हूँ आपको प्लेस्ड होल्डर्स क्या होते हैं। सो हमें क्या, नोट दैट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेस लाइक इन कॉन्कैटिनेशन। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन में स्पेस के वाले से स्पेस देनी पड़ती है, स्पेस देने वाली पड़ती है, हमें इसके वाले से वरी होना पड़ता है। लेकिन अब जब मैं जो ये अभी मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करने जा रहा हूँ, इसके ज़रिए हमें क्या होगा, हमें स्पेस के हवाले से डरने की ज़रूरत नहीं है, इशू को वरी होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये क्या, अभी मैं यहाँ पे दो प्लेस होल्डर डिफाइन करूँगा। अभी मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डॉलर का साइन यूज़ करता हूँ। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करने के लिए डॉलर का साइन ज़रूरी है। आगे डबल कोट्स, डबल कोट्स में क्या कहता हूँ, माई फुल नेम इज़, माई फुल नेम इज़, और आगे मैंने क्या किया है, मैंने दो प्लेस होल्डर्स यूज़ किए हैं। प्लेस होल्डर्स क्या हैं, एक मेरे पास प्लेस होल्डर है फर्स्ट नेम और एक मेरे पास प्लेस होल्डर है लास्ट नेम। ओके, इसको भी करली ब्रैकेट्स में रखना है मैंने। सो प्लेस होल्डर्स को हमने किस तरह से रखना है, प्लेस होल्डर्स को हमने करली ब्रैकेट्स में रखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और आगे डॉलर का साइन। अब हमने क्या किया है कि हमने ये डॉलर साइन यूज़ किया है और हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये करेगा क्या, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, इसमें डॉलर का साइन स्टार्टिंग में, डबल कोट्स, आगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के आगे प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स में क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ है हमारे वेरिएबल्स की, ये ऑटोमेटिकली इन प्लेस होल्डर्स में प्लेस हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें साकिब चला जाएगा और जो सेकंड वेरिएबल है उसमें क्यूम चला जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने स्पेस आप देख सकते हैं वो मैंने रिमूव कर दी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, सो देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देता है। सो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ गई है, माई फुल नेम इज साकिब क्यूम। सो हमें स्पेस की वरी खत्म हो गई है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमारे लिए यूज करना जरूरी था। सो यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताने वाली थी वो ये थी कि डॉलर का साइन एक आपने लाजमी यूज़ करना है। जब भी आप ये नोट कर लें, आप साइड नोट के तौर पे इसको रख लें कि also note that you have to use the dollar sign when using the string interpolation method. ओके, और ये जो string interpolation आई है ये इंट्रोड्यूस हुई थी C# के वर्जन 6 में. ओके, C# के वर्जन 6 में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इंट्रोड्यूस हुई थी. अभी C# का वर्जन 11 चल रहा है. तो ये चीज़ें आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के वाले से ध्यान में रखनी है. अब हम अगला जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम अब असेस स्ट्रिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अगर यू कैन असेस द करेक्टर इन अ स्ट्रिंग बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक करेक्टर, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये एस करेक्टर को एक्सेस करना है स्ट्रिंग के अंदर से, तो वो मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, उसके इंडेक्स नंबर के जरिए से एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना होगा. वो अभी हम देख लेते हैं कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं. सपोज मैंने इस क्यू लेटर को एक्सेस करना है, फर्स्ट नेम के क्यू लेटर को, इस स्ट्रिंग के क्यू लेटर को एक्सेस करना है, तो वो हम इंडेक्स नंबर के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं. सो उसको हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यही मैं एक इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ. मेरे पास ये फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, इसी को रहने देते हैं. और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंसोल के ऊपर मैं कहता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट नेम है इसका जो 0 पे करेक्टर है, मतलब कि एस करेक्टर को एक्सेस करना है मैंने. तो ये जब मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम और आगे मैं लिखूँगा 0, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग का हमेशा इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जो स्ट्रिंग है वो एरे की तरह 0 से स्टार्ट होगी. 0 जो एस होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, ए 1 पे होगा, क्यू
2 पे होगा, I 3 पे होगा और B 4 पे होगा। ओके, सो string indexes start with 0, 0 is the first character, 1 is the second character। इस तरह से ये कंटिन्यू होती है। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये एस मुझे रिटर्न करता है या नहीं करता है। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो 0 इंडेक्स पे जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और उस पर मुझे एस रिटर्न हो गया। इसी तरह अगर मैंने इसका जो करेक्टर है सेकेंड, जो ए करेक्टर है उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, 1 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 लिखता हूँ और स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम को अपने। तो आप देख सकते हैं जो मेरे सेकंड करेक्टर था वो मेरे पास ए 1 इंडेक्स के जरिए आ गया है। ओके, अब ये तो हमने इंडेक्स को यूज करके हमने करेक्टर एक्सेस किया है। इंडेक्स को यूज करके हमने क्या किया है, करेक्टर उस जगह पे जो करेक्टर पड़ा था उसको हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक करेक्टर का, इसमें अगर क्यू करेक्टर है जैसे, इसका इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं कि इसका इंडेक्स कौन सा है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इंडेक्स ऑफ मेथड, स्ट्रिंग का एक मेथड है, स्ट्रिंग का क्लास का एक मेथड है इंडेक्स ऑफ, उसको यूज करके हम किसी भी करेक्टर का इंडेक्स मालूम कर सकते हैं कि ये कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, इसको हम इस तरह से यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, हम क्या करते हैं फर्स्ट नेम, और इसको मैं यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट्स को खत्म कर देता हूँ और मैंने क्या मेथड की बात की, इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ मैं किसका इंडेक्स देखना चाह रहा हूँ, मैं इंडेक्स देखना चाह रहा हूँ कौन से करेक्टर का, क्यू करेक्टर का। सपोज कर ले मैं क्या कहता हूँ, क्यू करेक्टर को यूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे मुझे क्या इस करेक्टर का इंडेक्स इसको बताना चाहिए, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं क्यू करेक्टर का जो इंडेक्स है वो 2 है। तो यहाँ पे भी देखें 0, 1 और 2, क्यू 2 इंडेक्स है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, उसका इंडेक्स मैंने ले लिया कि इस करेक्टर का, स्पेसिफिक करेक्टर का इंडेक्स क्या है। अगर आप देखें तो मैंने इसको डबल कोट्स में रखा है। अगर मैं, क्योंकि ये सिंगल करेक्टर है, अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में रखूं तो फिर क्या होगा वो देख लेते हैं हम। क्योंकि ये सिंगल करेक्टर है तो करेक्टर के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि करेक्टर को आप बस सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं। तो हमने सिंगल कोट्स में रख के इसको स्टार्ट करता हूं प्रोग्राम को। तो आपने देखा है सिंगल कोट्स में रखें या डबल कोट्स में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडेक्स ऑफ मेथड को। लेकिन करेक्टर है तो आप इसको नॉर्मली सिंगल कोट्स में ही रखें, और इसने इंडेक्स किया मुझे 2 रिटर्न कर दिया। ओके, अब एक और यूजफुल मेथड्स है स्ट्रिंग का जो कि सब स्ट्रिंग है। ये क्या करती है, जिस इंडेक्स, जो आप इसको इंडेक्स देते हैं उस इंडेक्स से आगे हमें ये स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके, हमारे जो स्ट्रिंग है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, उसमें से जो इंडेक्स देते हैं उससे आगे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें ला के दे देती है। ओके, सो अनदर यूजफुल मेथड इज सब स्ट्रिंग विच एक्सट्रैक्ट्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक कैरेक्टर पोजीशन इंडेक्स। ओके, आप करेक्टर दे सकते हैं, आप पोजीशन दे सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं, इंडेक्स दे सकते हैं, एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, और हमें वो उसमें से वो जो एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग है वो एज अ न्यू स्ट्रिंग के तौर पे हमें रिटर्न कर देती है। अब ये मेथड किस तरह यूज होता है, ये मेथड इंडेक्स ऑफ, ये जो हमने इंडेक्स ऑफ लिखा है इसके साथ मिल के यूज होता है ताकि हमें पता लग सके कि हमने कौन से स्ट्रिंग को लेना है, कौन सी सब स्ट्रिंग को लेना है। स्ट्रिंग जो हम सब स्ट्रिंग लेने जा रहे हैं उसको हमने कौन से एक्सेस करना है। सो ये अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ पे अगर मैं फुल नेम अपना लिखता हूँ, और अभी आपको सब स्ट्रिंग की अगर समझ नहीं आ रही तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी। ये मेरी स्ट्रिंग है साकिब कयूम, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। तो मैं क्या लेता हूँ, ये मेरा फुल नेम है। ओके, सो ये मेरा क्या है, फुल नेम है। अब मैं कहता हूँ कि जी लोकेशन ऑफ लेटर क्यू, मैं अपना लास्ट नेम लेना चाह रहा हूँ। सो लोकेशन ऑफ लेटर क्यू मैं किस तरह से ले सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी, अब ये मैं जो लगाने जा रहा हूँ इसके नीचे जो लोकेशन ऑफ लेटर क्यू, ओके, वो मैं किस तरह से ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने इंट, अब मैंने क्या करना है करेक्टर पोजीशन, मैंने एक वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, क्योंकि मैं इंडेक्स लेने जा रहा हूँ क्यू का, तो वो इंडेक्स क्या है, इंटीजर फॉर्म में है, तो मैं उसका इंडेक्स क्यों, इसलिए मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है। तो मैं क्या कहता हूँ, जो इंडेक्स किसका, फर्स्ट नेम का, उसका इंडेक्स कौन सा, इसको मैं जस्ट नेम कर लेता हूँ ताकि ये फर्स्ट नेम नहीं है मेरा, ये कंप्लीट नेम है, तो मैं इसको जस्ट नेम कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम डिफाइन कर देता हूँ। ओके, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, अब इंडेक्स ऑफ मैंने किसका इंडेक्स डिफाइन करना है, अब इंडेक्स ऑफ मुझे किसका चाहिए, मुझे क्यू का इंडेक्स चाहिए। सो मैं क्या कहता हूँ, क्यू का इंडेक्स बताओ मुझे, और क्यू के इंडेक्स के ऊपर अब मैंने क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इसका इंडेक्स मिल गया, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, गेस्ट लास्ट नेम, अब मैं लास्ट नेम ले लेता हूँ। लास्ट नेम को मैं किस तरह से ले सकता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग लास्ट नेम इज इक्वल टू, अब मैं इसको आगे से खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, नेम कंप्लीट नेम डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग के आगे मैंने क्या दिया है,
अब मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा, तो इंडेक्स मैंने करेक्टर पोजीशन में ले लिया था, तो करेक्टर पोजीशन। अब इसने मुझे क्या किया, मुझे मेरा लास्ट नेम रिटर्न किया है। अब इसको मैं रिजल्ट को प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, लास्ट नेम वाले रिजल्ट को। सो लास्ट नेम, तो देखते हैं ये हमें क्या, तो इधर हमने क्या किया, गेट किया लास्ट नेम को। लास्ट नेम को मैंने गेट कर लिया और इसके रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया रिजल्ट्स को। सो अभी देखते हैं, अभी एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। ये मेरी कंप्लीट नेम है, मैंने क्या किया, मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो लास्ट नेम मैं किस तरह से गेट कर सकता हूँ, मैं इंडेक्स ऑफ दूंगा कि मुझे क्यू का इंडेक्स दो, क्योंकि मेरा लास्ट नेम क्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो करेक्टर पोजीशन में मुझे लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, उस लास्ट इंडेक्स को मैं सब स्ट्रिंग को दूंगा, सब स्ट्रिंग को कहूँगा इस लास्ट इंडेक्स से, ये जो मैंने इंडेक्स दिया है इससे आगे आगे मुझे कंप्लीट जो स्ट्रिंग है वो ला दो। तो वो मुझे यहाँ से ये जो क्यूम वाली पूरी स्ट्रिंग है ये मुझे फैच करके देगी। और इसको अब हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जहाँ से इंडेक्स दिया था हमने, उससे आगे कंप्लीट जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो उसने हमें रिटर्न कर दिए हैं। तो मेरे पास साकिब जो लास्ट नेम है क्यूम वो आ गया है। ओके, तो अब हमने सारी चीज़ों को स्ट्रिंग के हवाले से डिस्कस कर लिया है। अब हम स्ट्रिंग्स में एक और चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो है स्पेशल कैरेक्टर्स। कि स्ट्रिंग में आप स्पेशल कैरेक्टर्स को किस तरह से इंसर्ट कर ले सकते हैं, इसको हमारे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने स्पेशल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में इंसर्ट करना होता है। सो स्पेशल कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग में किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि हम स्ट्रिंग में अगर डबल कोट्स डालना चाह रहे हो, अब ये तो स्ट्रिंग तो स्टार्ट ही डबल कोट्स से हो रही है, अब अगर हम इसमें डबल कोट्स डालना चाह रहे हो तो वो हम किस तरह से डाल सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूं और मैं यहाँ पे एक होस्ट स्ट्रिंग ले लेता हूं। सपोज कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास और उसमें मैं क्या लिखता हूँ, मैं कोई डाटा लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लें यही मैं कहता हूँ, वी आर दी सो कॉल्ड डबल कोट्स विकिंग्स। ओके, अभी देखें ये एरर स्टार्ट हो गया फ्रॉम दी नॉर्थ। ओके, अब ये देख सकते हैं ये एरर है, ये डबल कोट्स हम किसी सूरत में भी, क्योंकि स्ट्रिंग में डबल कोट्स अब हमें डालने पड़ गए हैं तो हम ये नहीं डाल पा रहे हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर हैं, डबल कोट्स क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। सो इसको हम किस तरह से डाल सकते हैं ये अब हम देखने चाह रहे हैं, क्योंकि ये डालना ज़रूरी है। इसके हवाले से भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स अपनी स्ट्रिंग में डालने पड़ जाएं तो वो हम किस तरह से डाल सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैक/एस्केप कैरेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज कर लें मैं यहाँ पे जैसे ही बैक/ डालूंगा और यहाँ पे मैं बैक/ डालूंगा और आगे स्पेशल कैरेक्टर, तो अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे, और ये स्पेशल कैरेक्टर हमारे इस स्ट्रिंग के बिफोर भी और आफ्टर भी इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको हम रन करके चेक करते हैं कि क्या ये करेक्टर इंसर्ट हो गया है या नहीं हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमने जो हमारा स्पेशल करेक्टर है वो हमारे इंसर्ट हो गए हैं हमारी स्ट्रिंग में। ओके, इसी तरह हम सिंगल कोट्स डालना चाहें तो सिंगल कोट्स भी फॉरवर्ड/ करके यहाँ पे अगर हम सिंगल कोट्स डालना चाहें तो सिंगल कोट्स स्पेशल करेक्टर है उसको भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी सिंगल कोट्स। ओके, इस तरह हम डबल कोट्स डालना चाहें डबल कोट्स भी डाल सकते हैं, और अगर हम डबल/ डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो क्या करें, 2 दफ़ा फॉरवर्ड/ डाल देंगे हम, और यहाँ पे भी 2 दफ़ा फॉरवर्ड/ डाल देंगे। सो ये क्या, इससे क्या होता है कि ये जो स्केप, ये जो सीक्वेंस है फॉरवर्ड/ बैकवर्ड/ और उसके आगे स्पेशल करेक्टर, तो वो क्या उस करेक्टर को एज स्पेशल करेक्टर की जगह एज अ करेक्टर के तौर पे लेता है और उसको स्ट्रिंग में इंसर्ट कर देता है। सो ये तमाम काम हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई स्पेशल करेक्टर डालना है तो बैकवर्ड/ और उसके आगे वो स्पेशल करेक्टर। सो हमने अगर इस स्ट्रिंग को, अब मैं एक यहाँ पे हमें डालना पड़ जाता है इट्स, अब इट्स एस है और एस में यहाँ पे हमें स्पेशल करेक्टर डालना पड़ता है, तो फॉरवर्ड/ और ये सिंगल कोट्स और ऑलराइट। ओके, इट्स ऑलराइट हमने, तो इसके ऊपर भी ये सिंगल कोट हमारा इंसर्ट हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। सो आप देख सकते हैं इट्स ऑलराइट। ओके, सो जो डबल/ को भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर हमने डबल/ डालनी है तो सिंगल/ डालनी है तो उसको हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ पे सिंगल/ डाल देना है, तो ये भी हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। सो अगर मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंगल/ इंसर्ट हो गई है, अगर हम सिंगल/ को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, सो अब कुछ हमारे पास जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एस्केप करेक्टर्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास बैकस्लैश n है, बैकस्लैश n के उसके बाद बैकस्लैश t है। बैकस्लैश n क्या करता है, हमारे पास न्यू लाइन पे ले जाता है हमारे स्ट्रिंग को, जो हमारा इसके कर्सर है उसको न्यू लाइन पे ले जाता है, उसको फोर्स करता है कि न्यू लाइन पे चले जाओ। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे
यहाँ पे बैक स्लैश सिंगल कोट और यहाँ पे बैक स्लैश एन करता हूँ, तो ये मेरा कर्सर को क्या ले जाएगा, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे ले जाएगा और फोर्स करेगा कर्सर को न्यू लाइन पे लेके यहाँ से, और मेरा ऑल राइट मेरा न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो इट्स वो एक लाइन पे आ रहा है और बैक स्लैश एन न्यू लाइन और आगे स्पेस, आगे एक हमारे पास स्पेस है, स्पेस और उसके बाद ऑल राइट। ओके, सो बैक स्लैश टी क्या करता है, बैक स्लैश टी स्केप सीक्वेंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक टैब, पूरे का पूरा एक टैब देता है। सो इनमें 8 स्पेसेस के बाद हमारे पास एक टैब आएगा जो हम कीबोर्ड के ऊपर टैब की है, ये उसके तौर पे काम करता है। तो हम बैक स्लैश टी को चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं इसने पूरे का पूरा एक टैब जो हम टैब की अपने कीबोर्ड पे यूज़ करते हैं, ये उसके तौर पे काम करता है। और बैक स्लैश बी ये बैक स्पेस के तौर पे काम करता है। सो ये बैक स्पेस इंसर्ट करता है। तो बैक स्लैश बी को भी हम रन करके देख लेते हैं। सो इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने एक बैक स्पेस दे दी है। हमारे यहाँ पे हमारे पास 2 स्पेसिस थी, तो उन स्पेसिस में से एक स्पेस इसने रिमूव कर दिया है। ये जो फर्स्ट स्पेस थी इसको रिमूव कर दिया है और सिंगल स्पेस ही रहने दी है। ओके, सो अगर मैं, ये हमारे पास थे कुछ स्केप सीक्वेंस, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी और बैक स्लैश बी। बैक स्पेस के तौर पे बैक स्लैश बी काम करता है। बैक स्लैश टी जो सी है, बैक स्लैश टी जो है वो क्या करती है, हमारे पास कितने हमने स्केप सीक्वेंस डिस्कस किए, हमने डिस्कस किए बैक स्लैश एन को जो कि न्यू लाइन पे ले जाता है कर्सर को। उसके बाद हमने बैक स्लैश टी को डिस्कस किया जो कि क्या कहते हैं टैब के तौर पे काम करता है, और बैक स्लैश बी जो कि बैक स्पेस के तौर पे काम करता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्केप सीक्वेंस थे, इनका डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हमारी स्ट्रिंग्स के हवाले से हम तकरीबन मैन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम बूलियंस के ऊपर आ जाते हैं। सी शार्प में जो बूलियंस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो बूलियंस क्या होते हैं कि वेरी ऑफन इन प्रोग्रामिंग यू विल नीड अ डाटा टाइप दैट कैन ओनली हैव वन ऑफ 2 वैल्यूज लाइक येस नो ऑन ऑफ ट्रू फॉल्स। मतलब हम क्या चाह रहे होते हैं कि हम अपने जो प्रोग्रामिंग में अक्सर ऐसा चाह रहे होते हैं कि जो हमारा जो डाटा टाइप है वो हमें क्या करे, 2 वैल्यूज़ को ही होल्ड करे, येस नो को होल्ड करे या ऑन ऑफ को होल्ड करे या ट्रू फॉल्स को होल्ड करे। तो सी हैश ने इसके लिए क्या बूलियन डाटा टाइप को इंट्रोड्यूस करवाया है, विच कैन टेक, क्या करती है, टेक करती है वैल्यूज़ को ट्रू और फॉल्स, 2 ही वैल्यूज़ ये होल्ड करती है, या ट्रू को होल्ड करती है या फॉल्स को होल्ड करती है। सो बूलियन वैल्यूज़ क्या हैं, जो बूलियन टाइप है वो डिक्लेयर विद द बूल, उसको हम किससे डिक्लेयर करते हैं, बूल कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अब हम बूलियंस को डिस्कस करने लगे हैं। सो वो क्या करता है, बूल कीवर्ड यूज़ होता है, जिसको मैंने पहले भी दिखाया था। बूल कीवर्ड यूज़ होता है, आगे वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल इज सी शार्प फन, और हम क्या देते हैं ट्रू। ओके, और जो नेक्स्ट बूल है उसमें हम ले लेते हैं इस, एक और वेरिएबल ले लेते हैं इज फिश टेस्टी, इज फिश टेस्टी, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। सो हमारे पास क्या हो गया, हमने दो वर्ड्स लिए हैं, बूल डाटा टाइप्स के 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, इज सी शार्प फन ये ट्रू कर दिया हमने, और बूल डाटा टाइप को यूज़ करते हुए एक और उसका वेरिएबल डिफाइन किया इज फिश टेस्टी, तो फॉल्स। ये 2 ही वैल्यूज़ को ही होल्ड कर सकता है, या ट्रू को होल्ड करेगा या फॉल्स को। इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यूज़ आप इस बूल के वेरिएबल में होल्ड नहीं करवा सकते, सेव नहीं करवा सकते। अगर हम इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करें तो इस दोनों वेरिएबल्स को हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इज सी शार्प फन, इसको एक वेरिएबल के तौर पे, और इज फिश टेस्टी इसको मैं सेकंड वेरिएबल को भी कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूँ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट 2, क्योंकि इस सी शार्प फन वो ट्रू था और इस फिश टेस्टी हमारे पास फॉल्स है, तो 2 ही कंसोल के ऊपर हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हुए हैं। ओके, सो लेकिन अब यहाँ पे जो हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं सी शार्प की प्रोग्रामिंग, उसमें कॉमनली हम क्या करते हैं कि हम बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं कंडीशन टेस्टिंग के लिए। बूलियन एक्सप्रेशन अभी मैं थोड़ी देर में लिखने वाला हूँ। बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम कंडीशन टेस्ट करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम रिजल्ट को रिटर्न कराते हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। ओके, सो अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करता है वैल्यू हमें ट्रू या फॉल्स बाय कंपेयरिंग, वो कंपेयर करता है वैल्यूज को और वेरिएबल्स को आपस में, और उसके बाद हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू वो रिटर्न करता है। सो ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपनी लॉजिक को बिल्ड कर सकें, जो हमारी लॉजिक है, और हम अपने आंसर्स को फाइंड कर सकें। ओके, सो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर है, जैसे कि ग्रेटर देन एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये हमें फाइंड आउट करता है कि एक्सप्रेशन में कि वैल्यू, हमें ये क्या कहता है कि ग्रेटर दैन का जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट इफ एन एक्सप्रेशन और वैल्यू इज़ ट्रू
जो भी एक्सप्रेशन या वैल्यू हमने दी है वो क्या ट्रू है या नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक बूलियन एक्सप्रेशन लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एंट, ओके, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू कर देता हूँ 10 और एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ y और उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 20, ओके, 20 वैल्यू मैं कर देता हूँ उसकी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कंसोल के ऊपर अब मैंने क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन का और चेक करता हूँ क्या x y से बड़ा है। अब x तो y से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न होती है, क्या x ग्रेटर देन y है। सो इससे देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट निकलता है हमारे पास। अब ये क्या है, ये हमारी एक हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है और इसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी लॉजिक को बिल्ड कर रहे हैं और हम आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या x ग्रेटर देन y है। अगर x ग्रेटर देन y नहीं है तो वो हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। तो चलिए इसको स्टार्ट दे करते हैं। ये हमें रिजल्ट, इसको हमें क्या करना चाहिए, फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने हमें फॉल्स रिजल्ट रिटर्न कर दिया है, ओके। अब हम क्या क्या कहते हैं कि हम जो ये एग्जांपल यूज़ किया इसमें हमने ऑपरेटर यूज़ किया है ग्रेटर देन का, हम इक्वल टू का भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम काम करेगा। फॉर एग्जांपल हम इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं और इवेल्युएट करते हैं एक्सप्रेशन को, तो क्या सपोज x इज इक्वल टू 10 है तो हम क्या कहते हैं कि चेक करते हैं क्या x इक्वल टू 10 है, तो इसको हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ किया है तो हमें रिजल्ट ट्रू रिटर्न हो गया। तो इस तरह हम अपनी लॉजिक बिल्ड करते हैं और हम अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है और उनकी बेस के ऊपर हम डिसीजंस लेते हैं। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल में किस तरह से दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो हमें क्या कहते हैं, हम एक वोटर लेते हैं, वोटर को, और उस वोटर में हम उसकी एज डिफाइन कर देते हैं कि जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स है, और जो वोटर है उसकी एज हम देखते हैं कि वो जो एज है क्या वो उससे मैच होती है जो वोटिंग एज है। अगर वोटिंग एज से मैच होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वोटिंग के काबिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक कोड की फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये रियल लाइफ एग्जांपल किस तरह से है। सो रियल लाइफ एग्जांपल देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो माई एज सपोज एक हम वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले लेते हैं क्योंकि एज इंट फॉर्म में होती है। माई एज सपोज कर लें 25 है, और एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने बताना है कि वोटिंग की एज क्या है, ओके। सो वोटिंग एज सपोज कर लें हमारे पास क्या है, 18 है। अब हमने क्या करना है कि हमने बताना है माई एज, अगर माई एज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू माई एज, और क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू वोटिंग एज है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वोटिंग एज है तो ये क्या कर देगा, मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वोटिंग एज नहीं है तो फिर मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया है कि मैं वोटिंग एज के लिमिट को रीच करता हूँ, मुझे मेरी वोटिंग एज के बराबर या उससे बड़ी है एज, तो मैं वोटिंग देने के काबिल हूँ। सो ये कूल हो गया। अब एक और बेटर अप्रोच अगर हम इसको देखें, बेटर अप्रोच को, तो वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है सिंस वी आर ऑन द रोल नाउ। सो हम क्या कर देते हैं, इसको इफ़ एल्स के अंदर रैप करते हैं स्टेटमेंट को, ताकि हम डिफरेंट एक्शंस डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स हम परफॉर्म कर सकें। हम अपनी लॉजिक बिल्ड की, अब जो रिजल्ट आ रहा है इस लॉजिक का, उसकी बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट से एक्शंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इसी माई एज को यूज़ करता हूँ और वोटिंग एज को यूज़ करता हूँ। अगर मेरी वोटिंग एज, जो मेरी एज है वो वोटिंग एज से बड़ी या उसके बराबर है, तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा कंसोल के ऊपर, ओल्ड इनफ टू वोट। और अगर मेरी एज उससे छोटी है तो मैं क्या करूंगा, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। सो वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इफ़ एल्स को बड़ी डिटेल में हम देखने वाले हैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका बताना ज़रूरी था कि रियल लाइफ एग्जांपल कंप्लीट हो जाए हमारी। तो माई एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, अगर वोटिंग एज है ग्रेटर दैन इक्वल टू वोटिंग एज है, तो मैंने क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और कंसोल के ऊपर मैंने क्या प्रिंट कराना है कि ओल्ड इनफ टू वोट, ओल्ड इनफ टू वोट। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर मेरी एज उसके बराबर नहीं है, तो फिर मैं एल्स की क्लॉज चलाऊंगा और उसमें मैंने क्या लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसमें हम क्या राइट करेंगे कि नॉट ओल्ड इनफ टू वोट, ओके। सो हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि 25 एज ग्रेटर देन वोटिंग एज है तो हमें ओल्ड इनफ टू वोट रिजल्ट कंसोल के ऊपर प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है, ये हमारी लॉजिकल कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारी इस इफ़ क्लॉज में जाएगा और ये प्रिंट करेगा। और अगर हमारी एज
कम होती है, 18 एज से कम है, तो फिर ये एल्स क्लॉज में जाएगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हम एल्स में चले जाएंगे। तो हमें इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। सो आप देख सकते हैं ओल्ड इनफ टू वोट, क्योंकि मेरी एज क्या थी, 25 थी, जो कि ग्रेटर देन 18 है। अगर मैं इस एज को 14 कर देता हूं या 18 से कम 17 कर देता हूं, तो फिर क्या रिजल्ट रिटर्न होगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या रिटर्न हुआ है, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट, क्योंकि 17 18 से ग्रेटर नहीं है। तो हमारी क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारी एल्स क्लॉज चली है। ओके, सो अब जो ये नोट करने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि द बुलियन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द बेसिस फॉर सी शार्प। ये क्या है, जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ये ट्रू या फॉल्स, हमें ये एक एक्सप्रेशन है, ये बेसिस है सी शार्प के कंपैरिजंस के लिए और कंडीशंस के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बेसिस है किसके लिए, फॉर सी शार्प कंपैरिजंस एंड कंडीशंस। ओके, सो अब हम इनको मजीद, क्योंकि हम इफ़ एल्स पे चले गए हैं, तो इफ़ एल्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ एल्स क्या है।